नमस्कार स्टूडेंट। गुरुकुलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्ला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर समावेशी शिक्षा निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे द्वितीय वर्ष का चौथा पेपर है और कंपलसरी पेपर है, जिसके अंदर हम समावेशी शिक्षा के रूप में क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसकी कुछ नीतियाँ हैं, क्या आयोग के द्वारा सिफारिशें की गई, क्योंकि पहले से जो आयोग बने हैं, नीतियाँ बनी हैं, उन्होंने जो सिफारिशें की है वो एक समेकित शिक्षा के रूप में, समावेशी शिक्षा के रूप में की है, जिससे कि सभी बालक क्या है शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, सभी देशों के अंदर ही शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है। कम से कम जो प्राथमिक शिक्षा है वो क्या है बच्चों को मिले, और विकलांग बच्चों को भी, मंदबुद्धि बच्चों को भी क्या है शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए और इसके आधार पर विकलांग, अक्षम बच्चों को, अपवंचित बच्चों को क्या है शिक्षा देने की नीतियाँ बनाई गई, सुझाव दिए गए। जैसा कि हमारे देश के अंदर भी जो बाल शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसके अंदर भी बालकों को शिक्षा देने का, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया कि आप प्राथमिक शिक्षा तो आपका अधिकार है, आपको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनी है। और बालकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि आप बालकों को क्या है शिक्षा देंगे, और उसके लिए शिक्षा के लिए उनका नामांकन विद्यालय के अंदर करवाएंगे। जैसा कि संविधान के अंदर भी हमने बात की थी कि इसके अंदर अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 21(a) के तहत और मूल कर्तव्य में जो मूल कर्तव्य 11 है वो बालकों के लिए जोड़ा गया कि बालकों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएं। इसी आधार पर जो अनुच्छेद 45 है, जिसके अंदर नीति निर्देश तत्वों के तहत राज्य को कहा गया कि आप बालकों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो इस प्रकार की नीतियाँ निर्माण की, तो कहने का मतलब ये आयोग है, ये नीतियाँ हैं, कहीं ना कहीं अपंग बालकों को, पिछड़े बालकों को, अयोग्य बालकों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं और समय समय पर सुझाव देते हैं और नीतियाँ निर्माण करते हैं। इसी प्रकार का जो वैश्विक स्तर पर या विश्व स्तर पर जो यूनेस्को के द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको हम सलमान का सम्मेलन या सलमान का वृत्तांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये स्पेन के अंदर एक सलमान का यज्ञ पे हुआ था, इसके आधार पर इसका नाम सलमान का वृत्तांत रखा गया या पढ़ा। ये सलमान का वृत्तांत के बारे में अपने पढ़ा था कि ये 7 जून से लेकर के 10 जून तक, 7 जून से लेकर के 10 जून तक 1994 में, तो 7 जून से 10 जून 1994 के अंदर स्पेन के अंदर सलमानका के जगह पर हुआ था, जिसके अंदर लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और लगभग 25 संगठन में भी भाग लिया था। ये बात थोड़ी सी याद रखनी है आपको। तो इसके अंदर जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल नीड चाइल्ड होते हैं, जिसके अंदर क्या है इन बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, इन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। और इसी के आधार पर जैसे सलमान का वृत्तांत के अंदर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में विचार विमर्श किया गया। तो इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर 3 पक्ष थे। 3 पक्षों के आधार पर ही सलमान का वृत्तांत ने जो 3 पक्ष रखे, सबसे पहले रखा था कि इसके क्या प्रावधान होने चाहिए। तो प्रावधान के अंदर हमने ये देखा था कि इनमें सभी प्रकार के जो लक्ष्य रखे गए कि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो बच्चा अक्षम है, चाहे बच्चा अपवंचित वर्ग का है, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर है, मंदबुद्धि है, और उनको भी सामान्य बालकों की तरह क्या है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये बात हमने देखी थी। उसके साथ साथ उनकी रुचियों का ध्यान रखा जाए। जैसे कोई गणित में रुचि रखता है तो उसको गणित विषय संबंधी शिक्षा मिले, कोई खेल कूद में रुचि रखता है, संगीत में रुचि रखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए। ये सारे जो प्रावधान थे, लक्ष्य थे, ये क्या है हमने पढ़ चुके हैं, जिसके आधार पर विद्यालयों में बच्चे का विकास पर, उसकी आवश्यकता पर, उसके
योग्यता पर जोर दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुझाव दिया गया, लक्ष्य रखा गया कि बच्चे की आवश्यकता और योग्यता के आधार पर ही बच्चे को शिक्षा दी जाए, उस पर कोई भी दबाव न बनाया जाए कि आपको ये शिक्षा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि आज जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक की योग्यता के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये इसका पहला पक्ष था जिसके अंदर समानता के जो वृत्तांत के लक्ष्य रखे गए, प्रावधान दिए गए। दूसरा जो इसका पक्ष था वो था सरकार से अपेक्षा करना, सरकार से प्रस्ताव लेना कि प्रस्ताव सरकार क्या कर सकती है, सरकार को क्या क्या कार्य करने चाहिए इस विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए। तो इसमें जब हमने कल जो लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि समानता वृत्तांत के अंदर जो सरकार से अपेक्षा की गई कि आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर अपने जो राष्ट्रीय सरकारें हैं, सारी राष्ट्रीय सरकारें अपने अपने नीतियों के अंदर इस प्रकार की नीतियां बनाएं जिसके अंदर समावेश शिक्षा का पर रूप सिद्ध हो सके, समावेश शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। ये सुझाव दिया था कि शिक्षा व्यवस्था को समावेशी बनाएं। और दूसरा सुझाव अपने ये दिया था कि इसके अंदर अपवंचित और पिछड़े वर्गों को प्रत्येक विद्यालय में उसका सहर्ष स्वागत किया जाए, उसकी उपेक्षा न की जाए, उसका उल्लासपूर्वक क्या है, उत्साहपूर्वक क्या उसका स्वागत किया जाए। और पिछड़े बालकों की क्या है, एक कार्य योजना बनाई जाए, इस कार्य योजना के अंदर इस पिछड़े बालकों को, विकलांग बालकों को क्या है, प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। इस आधार पर हमने देखा कि इसके अंदर सरकार से समावेश शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का, समावेश शिक्षा के रूप में प्रेरित करने का या उस प्रकार की नीतियां लागू करने के लिए सुझाव दिए गए, यहाँ उसको प्रस्तावित किया गया, उस प्रकार की कार्य लागू करने के लिए सरकार को प्रेरित किया गया। ये सरकार से अपेक्षा की गई कि आप इस प्रकार की नीतियां देश के अंदर लगाओगे और सभी सरकारें दूसरे देशों के साथ अपने इस शिक्षा संबंधी विचार विमर्श है उसको लागू आदान प्रदान करें, जिससे कि एक सही तरीके से जो समावेश शिक्षा का रूप है वो लागू हो सके। जो भी योजना दूसरे देशों में चल रही है वो अच्छी योजना है, तो हमें उसको क्या है अपने देश में भी लागू करें, इस प्रकार से सरकार से अपेक्षा की गई। आज अपने देखते हैं इसका जो नवीन पक्ष है, समानता वृत्तांत का नवीन पक्ष। नवीन पक्ष का मतलब कुछ नई धारणाएं, नई सुझाव दिए गए कि आपको नए रूप से क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो इसके अंदर अपने तीसरा देखते हैं समानता वृत्तांत के नवीन पक्ष। ये इसका 30 नंबर भाग है, 3 नंबर भाग है। समानता वृत्तांत का नवीन पक्ष। क्योंकि लास्ट 2 वीडियो के अंदर हमने से 2 पक्ष पढ़ लिए, एक तो लक्ष्य, इसके प्रावधान क्या थे, समानता वृत्तांत के प्रावधान थे, और दूसरे वीडियो के अंदर पढ़ा था जिसके अंदर अपने इसके सरकार से क्या प्रस्ताव लिए गए, सरकार से क्या अपेक्षा की गई। इस आधार पर हमने दूसरा वीडियो था 2 नंबर पक्ष था, इसका अध्ययन किया था। यदि उनको आपने नहीं देखा तो उसको अपने पहले देखें, तभी आपका जो 30 नंबर है वो उसका कंटिन्यू हो पाएगा और समझ में आ पाएगा। इसमें क्या है, 3 नंबर जो पक्ष है इसके अंदर व्यवस्था की गई कि नई तथ्यों को, नए अनिवार्य तथ्यों को प्रस्तुत किया गया कि आपको क्या क्या न्याय करना चाहिए और क्या न्याय करना होगा। तो इसके लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों का निर्माण किया जाए। देखो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण किया जाएगा, संगठनों का निर्माण किया जाएगा जो आपस में विचार विमर्श करेंगे और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इस पर नीतियाँ बनेगी, वो नीतियाँ पूरे देश के अंदर लागू होंगी, सभी देशों के अंदर लागू होंगी। तो सभी देशों के अंदर लागू होंगी तो इस प्रकार के संगठन है जो निर्माण होंगे वो सभी देशों के लिए कार्य करेंगे, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से एक राज्य लागू करेगा तो एक राज्य में लागू किया तो पूरे देश में लागू नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो दबकर रह जाएगा, वो एक राज्य के लिए ही हो जाएगा। इसी प्रकार से एक देश ने लागू कर लिया लेकिन दूसरे देशों में वो चीज़ें लागू नहीं हो रही, इसका मतलब हम समावेशी शिक्षा के रूप में परिपूर्ण रूप से उसमें व्यवस्था को लागू नहीं कर रहे, पूरे विश्व में लागू नहीं कर रहे।
क्योंकि यदि हम सामाजिक ध्यान से देखें तो सामाजिक ध्यान के अंदर अपने विश्व बंधु की भावना के आधार पर पढ़ते हैं। विश्व बंधु के आधार पर पूरी जो विश्व है वो एक है, वो एक परिवार है। तो परिवार में यदि एक देश है या एक राज्य है वो इससे वंचित रह जाएगा, वो समावेशी शिक्षा को लागू नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस आधार पर समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और संगठनों का निर्माण हो। तो पहला पॉइंट यही है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों व नीतियों का निर्माण, ये जो संगठन है, जो नीतियां किस प्रकार से कार्य करेंगी, ये क्या है, संगठन और नीतियां समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करेंगी। किसके लिए कार्य करेंगी? समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करेंगी। तो अपने इस ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जहाँ समावेशी शिक्षा के लिए, तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन संगठनों का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखें तो इसमें है शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती में प्रशिक्षण पारदर्शी। शिक्षक की या शैक्षणिक कर्मचारियों की या शिक्षक की भर्ती है वो पारदर्शी हो, प्रशिक्षण युक्त हो, इस प्रकार की बात है। शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण पारदर्शी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैक्षिक कर्मचारियों की जो नियुक्ति हो, भर्ती हो या प्रशिक्षण हो, पारदर्शी हो, सही तरीके से हो। वास्तव में टीचर एक अच्छे प्रशिक्षण से गुजर करके आए ताकि वो बालकों के लिए क्या है, उसके विकास के लिए कार्य कर सके, उनकी मनोवैज्ञानिक संरचना को समझ सके, मनोवैज्ञानिक स्तर को समझ सके, उनकी आवश्यकताओं को समझ सके। इस प्रकार से भर्ती है वो योग्यता के अनुसार हो और एक प्रशिक्षण युक्त एक ट्रेनिंग के आधार पर हो, ताकि वो एक अच्छे शिक्षक भर्ती या अच्छे शिक्षक क्या है समावेशी विद्यालयों को मिल सके। तो शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का चयन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह उसकी रुचि विकलांग, अवंचित, पिछड़े बालकों की सहायता और शैक्षिक सेवा करने में है। क्योंकि उसको यदि शिक्षक को इस प्रकार की रुचि होगी तो ही वो काम लेगा। यदि उसको इस प्रकार की रुचि नहीं होगी, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल के लिए या एक जीवन निर्वाह के लिए, सिर्फ पैसे के लिए ही वो नौकरी करता है, तो इस प्रकार की रुचि वो नहीं लेगा। तो रुचि होना इसके लिए आवश्यक है। उसकी योग्यता के अनुसार क्या है, यदि वो इन बच्चों के लिए कार्य करना चाहता है, उसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जाए। उसकी जो प्रशिक्षण के दौरान ही, शिक्षण के बाद ही क्या है, उसको समावेशी विद्यालयों में इस प्रकार के बालकों को शिक्षण के लिए भेजा जाए। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण के समय एक छात्राध्यापक को इस प्रकार तैयार किया जाए कि जिन छात्र छात्राओं को वह व्यावसायिक जीवन में शिक्षा प्रदान करें, उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पण भाव से कार्य करें। धन की एक प्रशिक्षण के दौरान उसके अंदर उन बालकों के लिए क्या है, एक समर्पण भाव पैदा कर दें, ताकि वो आगे जाकर जब उन बालकों को शिक्षा दे या उन बालकों को शिक्षा प्रदान करे, तो एक समर्पण भाव से उस विद्यालय उन बालकों के लिए वो कार्य करे। इससे भी
जो भी शिक्षक तैयार होंगे वह वेतन के लिए कार्य नहीं करेंगे, वरना वंचित और अक्षम बालकों के विकास के लिए कार्य करेंगे। जैसे कि मैं पहले कहा था कि कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो सिर्फ वेतन के लिए कार्य करते हैं, वेतन के आधार पर ही उनको रुचि नहीं होती, सिर्फ वो जो कार्य करते हैं वो वेतन और जीवन निर्वाह के लिए ही अपने कार्य के लिए करते हैं। तो इस प्रकार के जो टीचर के अंदर है, तो टीचर के अंदर एक क्या है, समर्पण भाव अध्यापक के उन बच्चों के प्रति होना चाहिए कि मुझे इन विकलांग बच्चों को सिखाना है, इनको क्या है आगे विकास करना है इनका। इस आधार पर वो यदि वो कार्य करेंगे तो वो अपनी उस बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे और वो एक सफल टीचर कहलाएंगे और वास्तव में वो इन बच्चों का विकास कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी विद्यालयों को बाहरी समर्थन, या सीधा लिख सकते हैं अपने समावेशी विद्यालयों को समर्थन। समावेशी विद्यालयों को समर्थन। कहने का अर्थ ये है कि समावेशी विद्यालय होते हैं, समावेशी विद्यालयों के अंदर सभी प्रकार के बालक अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था, सामान्य बालक भी अध्ययन करेंगे, इसके अंदर वंचित बालक भी अध्ययन करेंगे, इसके अंदर विकलांग बालक भी अध्ययन करेंगे, इसके अंदर मंदबुद्धि बालक है जो कि वो भी अध्ययन करेंगे, श्रवण बाधित हैं वो भी हो सकते हैं, और इसके अंदर क्या है जो ब्रेल लिपि के पढ़ने योग्य यानी कि जो अंध विद्यालय हैं, अंध बच्चे हैं जो जिनके पास जिनको दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, इस प्रकार के बालक भी होंगे। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ पर भौतिक संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए और उनके लिए समर्थन भी होना चाहिए। बाहरी समर्थन का अर्थ है कि उनको संगठन से समर्थन मिले, उनको समाज से समर्थन मिले, उनको समाज समर्थन मिलने के साथ साथ सहायता भी मिले। तो वो सहायता स्वयंसेवी समूह के द्वारा हो सकती है, राज्य सरकार के द्वारा होती है, सरकार के द्वारा हो सकती है, केंद्र सरकार के द्वारा हो सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उनके द्वारा भी हो सकती है। तो इन भौतिक संसाधनों को उपलब्ध होने के साथ साथ क्या है उनको समर्थन मिलना जरूरी है। यदि वो समर्थन नहीं मिलेगा इस प्रकार के विद्यालयों को तो उनको क्या है उनका विकास नहीं हो पाएगा, उन समावेशी विद्यालयों के अंदर संसाधन है उनको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यदि उनको समर्थन नहीं मिलेगा इसका मतलब उसको समाज उसको समर्थन नहीं दे रहा, तो उनको कहीं ना कहीं विकास करने में दिक्कत आएगी। जैसे समाज ही कहेगा कि इस प्रकार के विद्यालय नहीं होंगे, इसके अंदर समाज में सभी बच्चे हैं, दूसरे बच्चों से आने से सामान्य बच्चे वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, वो भी व्यवधान आए। इस प्रकार की यदि असमर्थता वाली बात होगी तो इस प्रकार से क्या है पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएंगे। उनको यदि धन की उपलब्धता नहीं होगी तो विकास नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से क्या है उनको समर्थन होना चाहिए, बाहरी समर्थन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन होना चाहिए। तो विद्यालयों के पास यह आवश्यक है कि आवश्यकता नहीं है जहाँ इनके अलावा भी जो देखो भौतिक साधनों की आवश्यकता तो पड़ेगी, उसके साथ साथ कह रहे हैं कि सभी छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए बाहरी समर्थन एवं सेवाओं को स्वीकार करने की योजना का निर्माण करना चाहिए। बाहरी समर्थन और सेवाओं को स्वीकार करने का कहने का अर्थ वही है कि बाहरी समर्थन मिलना चाहिए, जो बाहर से जो सेवाएं प्रदान हो रही है विद्यालयों को उनका भी समर्थन मिलना चाहिए। स्वयं संगठन है वो भी क्या इसका समर्थन कर सकते हैं। तो समावेशी विद्यालय शिक्षा का स्वरूप श्रेष्ठ, आधुनिक और समसामयिक होना चाहिए। जिस प्रकार से श्रेष्ठ हो, आधुनिकता के आधार पर हो और जो वर्तमान की स्थिति है उसके अनुसार समावेशी शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। जो नई नई टेक्निक आती है, नए नए विचार आते हैं, नवाचार आते हैं, वो चीज़ें इन समावेशी विद्यालयों के अंदर समावेशित की जाए, जिससे कि छात्रों का समग्र विकास हो सके, उसकी समग्र विकास संभव हो सके। तो इसके आधार पर समावेशी विद्यालयों के रूप में को समर्थन मिलना चाहिए, बाहरी समर्थन मिलना चाहिए, समाज का समर्थन मिलना चाहिए, सरकार का समर्थन मिलना चाहिए। भौतिक संसाधनों की उपलब्धि के लिए धन की उपलब्धता हो सकती है, समाज के द्वारा हो सकती है, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा हो सकती है, सरकार उसके लिए अनुदान दे सकती है। इस प्रकार की बातें इसके अंदर कही गई है। नंबर 4 है प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता। यहाँ सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को
प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमें बजट के अंदर किस प्रकार की किन किन कार्यों को करना है, उसके लिए किस प्रकार का बजट या किस प्रकार की सुविधा देनी है। तो कहने का अर्थ है कि पूरे जो राष्ट्र है, देश है, उसको प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद यदि दूसरे जो उद्देश्य हैं, दूसरे जो विषय वस्तु है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अधिक जो महत्वपूर्ण विषय है उसको प्राथमिक शिक्षा को मानना चाहिए देश के द्वारा, उसके लिए कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि शिक्षा पर इतना खर्च हुआ, इतना खर्च होगा, या बजट के आधार पर बजट हम पारित करते हैं तो बजट में ये होता है कि किस मद पर या किस विषय वस्तु पर अधिक खर्च हो रहा है या किस विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया है, किसके लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो इसी आधार पर वो इसमें न्याय जो पक्ष रखा गया है कि सभी सरकारों को प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए, ताकि और प्राथमिक शिक्षा में समग्र शिक्षा के रूप में अधिक खर्च करना चाहिए। तो सभी राष्ट्रों को सर्वप्रथम निश्चित करना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र किस क्षेत्र में प्राथमिकता किस क्षेत्र को प्रदान करनी है, और जैसे प्रथम प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा को देनी चाहिए, जिससे कि प्राथमिक स्तर पर ही विकलांग, अपवंचित बालक बालिकाओं और व्यावसायिक शिक्षा में समावेशी संस्कृति और व्यवस्था का विकास करने का प्रयास किया जाए। तो प्राथमिक स्तर पर ही क्या है, यदि इसकी प्राथमिकता दी जाएगी, इस पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, धन की उपलब्धता भी अधिक करवाई जाएगी, तो प्राथमिक स्तर पर ही जो बालक हैं समाज शिक्षा के रूप में अपवंचित बालक हैं, विकलांग बालक हैं, वो भी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा से, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही नींव है बालकों की, उसके विकास है। उसके बाद यदि प्राथमिक शिक्षा के बाद में तो बालक क्या है, स्वयं यदि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उसके बाद में तो अपना स्वयं के बारे में भी सोच सकता है, अपने अधिकारों के बारे में जागृत हो सकता है। यदि प्राथमिक शिक्षा ही कमजोर है, उसको प्राथमिक शिक्षा ही नहीं मिली, तो इसका मतलब वो अपनी योग्यता होते हुए भी वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रहेगा। तो प्राथमिक शिक्षा को सभी सरकारों को प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए, जिससे कि सभी बालक शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है विकलांग बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। विकलांग बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण तो विकलांग बालक हैं, उनके प्रति हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। तो विकलांग अपवंचित बालक हैं, इस प्रकार के बालक हैं जो सामाजिक रूप से अपवंचित हैं, उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होना चाहिए, उनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए। सामाजिक रूप से परिदृश्य पर विचार करना चाहिए, कहने का जो हमारा सामाजिक स्वरूप है उस पर विचार करना चाहिए, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मन में विकलांग, अपवंचित, पिछड़े वर्ग के बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए, जैसे कि वो बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में समाज की प्रमुख आवश्यकता के रूप में उभर कर आए। इससे समावेशी विद्यालयों के विकास एवं समय छात्र छात्रों के सर्वांगीण विकास में समाज को भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकेगा, और तब यह कार्य पूर्ण रूप से सरल और स्वाभाविक हो जाएगा। तो समाज जब सहयोग देगा, समाज को सहयोग मिलेगा, इस आधार पर क्या है कि सभी बालकों को सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा, तो इसका मतलब सभी बालकों को क्या है, समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। लास्ट पॉइंट है इसका छठा, संसाधनों की आवश्यकतानुसार विचार, या संसाधनों की आवश्यकता का विचार। तो इसके अंदर नवीन पक्ष के अंदर कहा गया कि सभी जो सरकारें हैं या सभी जो राष्ट्र हैं,
वो क्या है, अपने संसाधनों की आवश्यकता पर विचार करें कि आपके जो संसाधन हैं उसकी आवश्यकता कहाँ है। सबसे पहले आवश्यकता कहाँ है, तो सबसे पहले आवश्यकता का मतलब है कि हमें प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करना है, प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी है। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या है, संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। तो संसाधनों की आवश्यकता पर विचार भी पूर्ण सावधानी से करना चाहिए। प्रथम अवस्था में छात्रों की आवश्यकता को ज्ञात करते हुए संसाधनों पर विचार करना चाहिए कि छात्रों की क्या, क्योंकि छात्र हैं तो छात्रों क्या है, देश के भविष्य होते हैं, उनका नागरिक मानते हैं। तो इस आधार पर संसाधनों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति सबसे पहले छात्रों के लिए की जानी चाहिए। इन संसाधनों को किस प्रकार किसके सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है, इस आधार पर हम तृतीय संसाधन अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों के नहीं होने चाहिए। इसके लिए वित्तीय सामर्थ्य पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार एक सरकार के द्वारा उचित प्रकार से संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था और विद्यालयों का समावेशी रूप प्रदान करना चाहिए। तो इतना ही अर्थ है कि इसमें संसाधनों की जो आवश्यकता है उस पर विचार करते हुए सबसे पहले छात्रों की प्राथमिकता, छात्रों को महत्व देते हुए वहाँ पर साधन उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि बालक समावेशी शिक्षा के रूप में अपने जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उसको वो ग्रहण कर सकें और समावेशी शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सकें, तो उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज हमने इसके अंदर जो तीन पक्ष था, तीसरा पक्ष उसको पूर्ण कर लिया। इसके आधार पर हमने आज देखते हैं कि समानता के हम तीनों पक्षों का अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले जो पक्ष था समानता वरदान का प्रावधान या लक्ष्य, दूसरा था इसके अंदर समानता वरदान के सरकारों को प्रस्ताव या सरकारों से अपेक्षा, तीसरा था समानता वरदान का नवीन पक्ष। नवीन पक्ष के अंदर कुछ नई बातें रखी गई कि हमें नई बातों के अंदर यही बात समझ में आती है कि समावेशी शिक्षा के रूप में व्यवस्था करनी चाहिए और उसके अंदर जो प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया जाए, जो अपना बजट है, जहाँ अपना जो महत्वपूर्ण एम है, जो वार्षिक योजना है या 5 वार्षिक योजना है, कोई भी जो योजना उसके अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए महत्व दिया जाए और उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी निर्माण किया जाए, जिससे कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो इस प्रकार से हम समानता वरदान के बारे में चर्चा की है। कल हम एक नए विषय के रूप में फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।